Hello everyone, I am Dr. Ankita Goyal, reproductive medicine specialist at Viva Fertility. So today I'll be telling you something about non-invasive prenatal test और NIPT. तो सबसे पहले हम बात करेंगे NIPT होता क्या है। NIPT एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो कि प्रेग्नेंट फीमेल्स में किया जाता है। ये इसमें हम महिला का ब्लड टेस्ट लेते हैं, ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं जिसमें सेल फ्री फीटल डीएनए को हम डिटेक्ट करते हैं, उसे एम्प्लीफाई करते हैं और जेनेटिक टेक्निक्स को यूज करके हम उसमें स्टडी करते हैं कि उसके अंदर बच्चे के अंदर कोई क्रोमोसोमल अनोमली है या नहीं। एनआईपीटी से हम क्या-क्या डिटेक्ट कर सकते हैं? तो जो मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल अनोमलीज़ होती हैं, जैसे कि ट्राइसोमी 13 जिसे हम बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम या फिर ट्राइसोमी 18 जिसे हम बोलते हैं पटाउ सिंड्रोम या फिर ट्राइसोमी 21 जिसे हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम और सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर जो कि जैसे कि टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये जो मोस्ट कॉमन अनोमलीज़ पाई जाती हैं जिनकी वजह से आप अबनॉर्मल बेबी डिलीवर हो सकते हैं। तो ये सारी अनोमलीज़ कैन बी डिटेक्टेड इन दिस एनआईपीटी टेस्ट। ये कब किया जाना चाहिए? तो यूजुअली ये जो ब्लड टेस्ट होता है ये 10 हफ्ते के बाद किया जाता है क्योंकि 10 हफ्ते से पहले एक महिला के शरीर के अंदर इतना सेल फ्री फीटल डीएनए की मात्रा नहीं होती है। तो 10 हफ्ते के बाद ये एनआईपीटी कभी भी किया जा सकता है। अब मैं आपको समझाऊँगी कि प्रीनेटल टेस्टिंग 2 तरह की होती है। एक होती है स्क्रीनिंग टेस्ट और एक होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट जो होते हैं वो यूजुअली नॉन इन्वेसिव होते हैं और जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं वो इन्वेसिव होते हैं। जो स्क्रीनिंग टेस्ट की अगर हम बात करें, ये हर महिला के अंदर यूजुअली हम ऑफर करते हैं, चाहे वो एक हाई रिस्क फीमेल हो, मतलब जैसे 35 इयर्स एंड अबव फीमेल्स जो होती हैं, उनके अंदर अनोमलस बेबी कैरी करने की ज़्यादा रिस्क होता है। लेकिन जो छोटी उम्र की फीमेल्स होती हैं, उनमें भी रिस्क ऑफ अनोमलस बेबी होता है, बट वो बहुत कम होता है। बट अकॉर्डिंग टू जो हमारी एसीओजी गाइडलाइंस होती हैं, वो ये कहती हैं कि हमें हर फीमेल में स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, जिसमें आता है आपका अल्ट्रासाउंड जो कि 11 से 14 हफ्ते के बीच में किया जाता है और एक हमारा अल्ट्रासाउंड होता है जो 18 से 22 हफ्ते के टाइम पे वीक्स पे किया जाता है। इसके साथ कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि ड्यूअल मार्कर या फिर क्वाड्रुपल टेस्ट, ये हमारा 11 से 14 हफ्ता और हमारा 15 से 16 हफ्ते के बीच में किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट से भी हमें काफ़ी हद तक आइडिया आता है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जिसमें सेम अनोमलीज़ का हम रिस्क पता कर सकते हैं कि बेबी के अंदर क्या चांसेस हैं कि ये अनोमलीज़ पाई जाएँगी। बट ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड या फिर ब्लड टेस्ट, इनके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। जैसे कि इनके साथ फॉल्स पॉजिटिव रेट लगभग 12 से 25% होता है और फॉल्स नेगेटिव रेट लगभग अराउंड 1 टू 2% होता है। तो जब हम एनआईपीटी की बात करें, वो भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, बट इसका इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक टेस्ट। तो अगर हम इसके डिटेक्शन रेट की बात करें, तो ट्राइसोमी 21 ये 99% इसका प्रिडिक्शन रेट होता है। वहीं ट्राइसोमी 18 ये 98% तक प्रिडिक्ट कर सकता है और ट्राइसोमी 13 ये 90% तक प्रिडिक्ट कर सकता है। एनआईपीटी जो है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है और वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। तो इसका मतलब उसका डिटेक्शन रेट भी हाई है और फॉल्स नेगेटिव जो होता है वो भी उसका कम होता है। अब मैं आपको बताऊँगी इन्वेसिव जो टेस्ट होते हैं, वो होते हैं 2 तरह के जिसमें उनको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। तो उसमें आता है आपका कोरियोनिक विलस सैंपलिंग और आपका अम्नियोसेंटेसिस। तो जो कोरियोनिक विलस सैंपलिंग होता है वो 10 से 13 हफ्ते के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। उसमें हम कोरियोनिक विलाय का सैंपलिंग करते हैं जो कि हम वजाइनल रूट से या फिर एब्डोमिनल रूट से कर सकते हैं। उसके अपने कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं कि कभी मतलब लाइक एक कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं प्लासेंटल मोसाइसिज्म। अगर प्लासेंटल मोसाइसिज्म जैसी कंडीशन है तो हो सकता है हम प्रॉपर बेबी का जो जेनेटिक मटेरियल है वो हम ना टेस्ट करते हुए एक रिपोर्ट हमारी सही ना आए। बट एनीवेज अगर हम कोरियोनिक विलस सैंपलिंग या एमनियोसेंटेसिस की बात करें तो ये एक इन्वेसिव टेस्ट होते हैं। इन एमनियोसेंटेसिस हम करते हैं लगभग 15 से 16 हफ्ते के बीच में। तो उसमें हम एमनियोटिक फ्लूइड को लेते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे के ही थ्रू सिक्रीट किया जाता है, तो उसकी जो डिटेक्शन रेट होती है वो बहुत अच्छी होती है एंड इट टेल्स अस कि बच्चे के अंदर कोई अनोमली है या नहीं है। बट बिकॉज़ ये इन्वेसिव टेस्ट हैं, तो हाँ, इनका अपना एक रिस्क होता है, मिसकैरेज का रिस्क होता है और इन्फेक्शन का रिस्क होता है। वो भले बहुत कम होता है, वो अराउंड 1 टू 2% होता है, बट एट द सेम टाइम
सारे पेशेंट इन्वेजिव टेस्ट के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं। अब मैं आपको जो हमने स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में बात की थी, जो कि एनआईपीटी, अल्ट्रासाउंड और हमारे बायोकेमिकल टेस्ट थे। मान लीजिए इनका टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो ऐसी कंडीशंस में हमें पेशेंट की डिटेल जेनेटिक काउंसलिंग करनी होती है और उनके बाद उनको डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो कि कोरियोनिक विलस सैंपलिंग या फिर एमनियोसेंटेसिस, हमें उन्हें ऑफर करना होता है। तो एनआईपीटी जो होता है वो हम ट्विन बेबीज जो होते हैं उनमें भी कर सकते हैं, और अगर किसी फीमेल का पीजीटी टेस्टेड एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ है जिसमें एम्ब्रियो को यूप्लॉइड कहा गया था, उनमें भी हम एनआईपीटी ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि पीजीटी के अपने कुछ लूप होल्स होते हैं। तो एनआईपीटी कैन बी ऑफर्ड इन अ फीमेल हु हैज अंडरगॉन अ पीजीटी एम्ब्रियो ट्रांसफर आल्सो। So to summarize, NIPT is a screening prenatal test which is very sensitive and specific. Whenever there is a discrepancy between the ultrasound and biochemical test, तो हमें NIPT ऑफर करना होता है। अगर किसी फीमेल की हाई रिस्क हिस्ट्री है या फिर पहले वो कोई अनोमलस बेबी कैरी कर चुकी है, तो ऐसे कंडीशन में भी हमें NIPT डेफिनेटली ऑफर करना चाहिए। रेस्ट आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जो भी वो एडवाइस करते हैं, यू शुड बी फॉलोइंग दैट। So I hope I could enlighten you on this topic. If you have any further questions, please reach out to us at Viva Fertility Clinic. Thank you.